हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, लगातार चैनल पर आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और मेरा फोकस स्पेशली जीएस पे ही है। लगातार तभी जीएस की ही टेस्ट सीरीजें आपको दी जा रही हैं। उत्तराखंड की 160 प्लस टेस्ट सीरीजें हो चुकी है, सामान्य हिंदी की 140 के आसपास टेस्ट सीरीजें हो चुकी हैं। बट जीएस की जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ा कम है और जीएस में ही यहाँ पर उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं उनका स्कोर लो रहता है। इसलिए जीएस का मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको करवाई जाए एग्जाम से पहले। बाकी भैया जो यूकेपीएससी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भाई अनाउंसमेंट है, आज ये कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो जो भी लोग इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि प्रारंभ में जो लोग कोर्स में इनरोल करेंगे उनको एक बेनिफिट होने वाला है इसमें कि उनको कोर्स में आपका छूट प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें 50 रुपए की छूट होगी प्राप्त। आपको एक कूपन कोड लगाना है आपको EOTI50 करके। वो वहीं पे जब आप कोर्स में क्लिक करेंगे तो कोर्स में क्लिक करने के बाद जहाँ पे पे ऑप्शन होता है उसी के आसपास ऊपर आपको अप्लाई कूपन कोड दिखाई देगा, तो उसको आपने क्लिक करना है। 50 रुपये कोर्स का प्राइस रिड्यूस हो जाएगा। बट ये केवल 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही रहेगा। उसके बाद कोर्स प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं वो लोग कर लीजिएगा भाई। पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है, तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा जल्दी से जल्दी से इस स्कीम का लाभ उठाएं। बाकी बंदी रक्षक का जिनका पेपर है वो लोग भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बंदी रक्षक की टेस्ट सीरीज अभी भी एप्लीकेशन स्टोर पे है और अभी भी पेपर होने में टाइम है, तो आप लोग इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करेंगे। सामान्य अध्ययन टेस्ट है आज, और आज 126वां टेस्ट यहाँ पे हम देखेंगे और काफ़ी अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है दोस्तों। तो तभी इन टेस्ट सीरीजों को आप बिल्कुल स्किप ना करें। जल्दी ही यूट्यूब पर भी मैं कोशिश करूंगा कि फुल लेंथ वाले जो प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर सीरीज आती थी उसको हम कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए आज का पेपर देखेंगे। आज भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जीएस के और काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन होगा और आपका ये भी पता चलेगा कि कितने बेहतर तरीके से आपने जीएस कवर की हुई है। तो चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमको साफ नहीं दिखाई देता, तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपनी जो वीडियो क्वालिटी है ना, वीडियो क्वालिटी को थोड़ा आप लोग क्या करेंगे कि 360 या 480 पिक्सल में सेट करेंगे, तो फिर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं फटाफट आंसर बताऊंगा आप लोगों को और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा व्यक्ति था जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो बताइए इनमें से कौन था भाई जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? सिकंदर ने देखिए भारत पे अटैक किया था ना, कल वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया कि सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था। और एकमात्र भारतीय राजा जिसने सिकंदर का सामना किया बड़े अच्छे तरीके से, वो तो राजा पोरस। ठीक है, इनके बीच में झेलम के तट पे एक युद्ध होता है जिसको हाइडे स्पीच या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें पोरस फाइनली पराजित तो हो जाते हैं। बट उनकी साहस को देखकर, उनकी वीरता को देखकर सिकंदर बहुत प्रभावित होता है उनसे। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में जो पहला क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का डाइमेकस जो था ऑप्शन डी, ये सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, डाइमेकस बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहला आक्रमण इनमें से भारत पे किसने किया था, या बोल सकते हैं कि पहला जो फारस का राजा था जिसने भारत पे आक्रमण किया था। तो फारस का पहला राजा जिसने भारत पे आक्रमण किया ये था डेरियस प्रथम। ठीक है, डेरियस या डोरियस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा डेरियस प्रथम था ये। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए जिनका भी उत्तर है बिल्कुल सही है। तो डेरियस प्रथम था भारत पे आक्रमण करने वाला पहला फारसी शासक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो देखिए भारत में बहुत से संप्रदाय हुए, कल हमने दो संप्रदाय और देखे थे, नयनार और अलवार। ठीक है, नयनार जो थे शैव संत थे, अलवार जो थे वैष्णव थे। ऐसे ही जैनिज्म और बौद्धिज्म के टाइम पीरियड पे भी बहुत से संप्रदायों ने जन्म लिया। ऐसे ही दोस्तों एक संप्रदाय था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय देखिए बहुत फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। इसका एकीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था गुरु गोरखनाथ। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गोरखनाथ जी माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस के पेपर में भी बन चुका है क्वेश्चन। सैंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त की पहचान किस इतिहासकार ने की थी? किस इतिहासकार ने सैंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त की पहचान की थी? तो ये इतिहासकार थे भाई
विलियम जोन्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जामों में बार बार बना है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है इसका, विलियम जोन्स। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला जो भारत में साम्राज्य स्थापित हुआ ना, ये किसने किया था? तो देखिए, आप सभी ने, कल मैंने पढ़ाया था आपको कि विश्व का जो पहला गणतंत्र था वो भारत के पड़ोस में ही जो तराई का भाग था उसमें नेपाल का, वहां पे विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसको हमने जाना किस नाम से? लिच्छवी गणतंत्र के नाम से। ठीक है, तो ये था। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद हम देख रहे थे कि भारत में उसमें महाजनपदों का चलन था, महाजनपद काल चलता था ना उसमें। तो उसमें देखिए, महाजनपदों में सभी अलग अलग क्या थे? महाजनपद थे। कोई भी साम्राज्य की धारणा नहीं शुरू हुई थी। लेकिन जैसे ही महाजनपद काल खत्म होता है, नंद वंश खत्म होता है, तो भारत में पहला साम्राज्य या वंश जन्म लेता है, जो अपने तौर पे या बोल सकते हैं कि अपने नाम से एक साम्राज्य स्थापित करता है, मौर्य वंश। और ये व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जगह, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आने वाले एग्जाम में आपके। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो जो कौटिल्य है भाई, कौटिल्य का अन्य नाम मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी रिवीजन करा देता हूँ। इनका अन्य जो नाम था वो था विष्णुगुप्त, और कौटिल्य को ही जाना जाता है चाणक्य के नाम से। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही नाम है। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें शासन के सिद्धांत बताए गए हैं। हालांकि नाम तो इसका इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र टाइप है, बट इसमें सभी जो सिद्धांत मिलते हैं वो पॉलिटी के मिलते हैं, यानी कि राजनीति के। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटी की किताब थी ये, शासन के सिद्धांतों को इसमें वर्णित किया था कौटिल्य जी ने। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके शासन काल में डाइमेकस भारत आया था? तो डाइमेकस देखिए कब आया था भारत में, और आपको पता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे कौन आया था? ये यात्रियों का भी आपको याद रखना है, या उस समय जो भी आक्रमण हुए थे, जो भी संधियां हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इन्हीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। तो डाइमेकस जो आया था, ये बिंदुसार के टाइम पीरियड पे भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, मौर्य वंश, बिंदुसार मौर्य वंश का था। कल हमने एक नाम पढ़ा था बिंबिसार। देखिए, दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का था। ठीक है, कौन से वंश का? हर्यक। और बिंदुसार मौर्य वंश का था। थोड़ा ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें आ जाता है मैचिंग वाले में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? बताइए, इनमें से कौन सा अभिलेख है जो प्रमाणित करता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत पे भी था? पश्चिम यानी कि गुजरात और राजस्थान की तरफ का एरिया, मुल्तान, लाहौर वाला जो एरिया है, क्योंकि उसमें विभाजन थोड़ी हुआ था, पूरा आपका काबुल जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी थी वहां तक भी देखने को मिलता है भारतीय साम्राज्य। तो पश्चिम पर प्रभाव जो था आपका, ये प्रमाणित होता है जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जिन्होंने भी उत्तर दिया ऑप्शन डी, जूनागढ़ अभिलेख, तो इससे ये पुष्टि होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो बताइए, इनमें से किस वर्ष भाई सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने? ठीक है, तो उसके बाद इनके बीच में संधि भी होती है ना, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। तो सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 305 बीसी में पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बताइए, इनमें से कौन से मौर्य शासक बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी इनमें से कौन से मौर्य शासक थे? देखिए, आपको मैंने पढ़ाया था, उत्तर वैदिक काल में ही दो धर्मों ने जन्म लिया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। और इसके तुरंत बाद दोस्तों महाजनपद काल समाप्त होता है, मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो फिर हमारा भारत में क्या होता है, प्राचीन भारत में नए नए वंशों का उदय होते रहता है। ठीक है, मौर्य समाप्त होते हैं, फिर जैसे हर्यक वंश आता है, शुंग आता है, गुप्त वंश आता है, तो ये चलते रहेगा फिर आगे। तो सबसे पहला जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य जो था भाई, जैन धर्म को फॉलो करता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को फॉलो करता था। बिंदुसार जो था ये भी आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता था। ठीक है, कल मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में एक। अशोक जो था ये बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा कट्टर वो था, बोल सकते कि अनुयायी था। अशोक ने ही सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसारित किया था। इसने अपना जो पुत्र था महेंद्र और संघमित्रा थी ना पुत्री, उसको भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा भारत के पड़ोसी देशों में, खासकर म्यांमार, श्रीलंका वगैरह में। और दशरथ जो था ये भी मौर्य वंश का शासक था, जो कि बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। यानी कि 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 3 और 4 बिल्कुल सही है।
ये दो राजा थे, अशोक और दशरथ, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो भाई अशोक ने जैसे ही कलिंग को युद्ध किया, कलिंग को युद्ध 261 ईसा पूर्व में, फिर क्या होता है कि कलिंग को युद्ध के बाद अशोक कसम खा लेता है भाई कि अब मैं आज से जीवन में हथियार नहीं उठाऊंगा। ठीक है, भीषण जो रक्तपात था उसको देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आपने अशोक का अगर मूवी भी देखी है, शाहरुख खान की एक मूवी थी, आप देखना वो मूवी, उसमें भी यही दिखाया गया। तो जैसे भीषण रक्तपात होता है, इसको देख के अशोक मन बदल लेता है कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता है, मानवता और प्रकृति संरक्षण का भी प्रचार प्रसार करता है, जिसके लिए वो शिलालेख बनाता है। 14 शिलालेख अशोक के जो है भाई फेमस हैं। और दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारतीय राज्यों का हमको उल्लेख मिलता है कौन से शिलालेख में? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दूसरा जो शिलालेख है अशोक का, इसमें मिलता है। ऐसे देखिए उत्तराखंड में भी दोस्तों कालसी में सम्राट अशोक का शिलालेख है। इन्हीं शिलालेखों में से एक जो है कालसी में भी है, देहरादून में। ठीक है, जिसकी भाषा है प्राकृत और जिसकी लिपि है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सार्थवाह किसे कहा जाता था? देखिए जो प्राचीन भारत था उसमें ये टर्म थी सार्थवाह, ये किसके लिए प्रयुक्त होती थी सार्थवाह? तो प्राचीन भारत में सार्थवाह कहा जाता था किसको? व्यापारियों का जो काफिला होता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? देखिए मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया है, जिस दिन बौद्ध धर्म के क्वेश्चन देखे थे, चार के चार जो बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी और राजा कौन था उस टाइम पीरियड पे। ऐसे ही दो जैन संगीतियां हुई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र और वल्लभी में। और अशोक के शासनकाल में कौन सी जैन बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी भाई, तीसरी वाली। ठीक है, थर्ड वाली। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सारनाथ स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारनाथ स्तंभ बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इसको बनाया था मौर्य शासक अशोक ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन अशोक का एक जो अभिलेख है इनमें दिए गए विकल्पों में वो खरोष्टी लिपि में भी है। ठीक है, और ये जो अभिलेख हमको प्राप्त होता है ये शाहबाजगढ़ी अभिलेख है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, जो कि खरोष्टी लिपि में प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो बताइए कौन सा स्तंभ था भाई जिसमें अशोक ने बोला है कि वो मगध का सम्राट है? ठीक है, और अशोक ने ये बात बोली है कौन से अभिलेख में? तो ये है भाब्रू अभिलेख। ठीक है, भाब्रू स्तंभ लेख या भाब्रू अभिलेख, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें ये मेंशन किया गया है कि सम्राट जो अशोक है ये मौर्य वंश का या मगध का सम्राट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? तो देखिए अशोक के टाइम पीरियड पे एक राजा था तुर्मई, और ये राजा उस समय कहाँ पे शासन कर रहा था? तो वर्तमान जो मिस्र का एरिया है, मिस्र। ठीक है, तो मिस्र में ये शासन कर रहा था। ठीक है, अशोक का समकालीन तुर्मई। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो देखिए यूनान का था ये, यूनान यानी कि ग्रीक। ठीक है, ग्रीक, यूनान जो ग्रीस है आज की डेट में यूरोपियन कंट्री, इस ग्रीस को पहले यूनान कहा जाता था। एंड यूनानी जो राजदूत था मेगास्थनीज, ये भारत में आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड पे। अभी हमने बात की ना ऊपर सेल्यूकस निकेटर वाली, तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है, तो बाद में मेगास्थनीज जो है ये भारत में आता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है देखिए, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनीतिक संबंध थे वो कहाँ का शासक था? तो बताइए इनमें से आपको बताना है। टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि अशोक का समकालीन था और अशोक के उसके साथ राजनीतिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है, जो हमारा
टॉलेमी फिलाडेल्फस राजा था, ये भी मिस्र का था, ठीक है, मिस्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मिस्र। मिस्र को नाइल रिवर का बून कहा जाता है, ठीक है, बून ऑफ नाइल रिवर, नील नदी का वरदान, ये भी याद रखना आप, ठीक है, नील नदी का वरदान, वेरी इंपॉर्टेंट है। नील नदी के किनारे भी सभ्यता थी, जैसे सिंधु सभ्यता थी, ऐसे मैसापोटामिया, दजला, फरात के निकट थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं। और हमारे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी जो कि सिंधु नदी के तट पर थी। चलिए भाई, टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आज, मेगास्थनीज की इंडिका में समाज का विभाजन कितने प्रकार से किया गया था, बताइए। मेगास्थनीज की इंडिका में समाज का विभाजन कितने प्रकार से किया गया था। देखिए, पूर्व एग्जामों में भी ये क्वेश्चन बना है भाई, ठीक है, तो आपको एक क्लियर होना चाहिए कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका लिखी थी इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक जो लिखी, किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने इस पुस्तक में भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में, 7 भागों में, ठीक है। कौन कौन से 7 भाग थे, थोड़ा देख लो भाई, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 7 भाग बनाए थे उनमें से कौन सा नहीं था, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहला जो भाग था, पहला इसने बोला यहाँ पे दार्शनिकों का समूह था, ठीक है। दूसरा हमारे कृषक या कृषि करने वाले। तीसरा जो था पशुपालन, जो पशुपालन में संलग्न थे, समाज के लोग, समाज को बांटा है ना उसने। चौथे जो लोग थे वो थे कारीगर, कारीगर में सब आ गए, बड़े मिस्त्री वगैरह। और इसके बाद जो पांचवें समाज का वर्ग था वो था योद्धा वर्ग, ठीक है। छठा जो था भाई वो था निरीक्षक, निरीक्षण करने वाले। और जो सातवां था भाई वो था सभासद, ठीक है। तो ये 7 भागों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो हमारा फाहियान आया था वो किसके शासनकाल में आया था, ठीक है, तो फाहियान गुप्त वंश में आया था। और ऐसे क्वेश्चन बनता है कि जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था, कौन था चाइनीज यात्री, तो वो था वेनसांग। तो ये हमेशा क्वेश्चन बनते रहते, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि नहीं तो एग्जाम में आपका सिंपल से क्वेश्चन में 1 नंबर गलत हो सकता है। बाकी यार दोस्तों, जिनका भी भाई बंदी रक्षक का पेपर है, तो बंदी रक्षक के लिए टेस्ट सीरीज अभी भी अवेलेबल है एप्लीकेशन स्टोर पे, आप लोग देख सकते हैं। और ईओटीआई के लिए भाई जिनका एग्जाम है वो लॉन्च हो चुका है, मैं पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ वीडियो के। ईओ और टीआई के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो कोर्स आपका लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन स्टोर पे। और अभी से लेकर 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक जो भी इनरोल करेंगे स्टूडेंट, उसमें 50 का डिस्काउंट है, 50 रुपीज़ का, तो कर लीजिएगा और लाभ उठाइएगा इसका, ठीक है। बाकी यार अन्य जो हमारी टेस्ट सीरीज हैं, जैसे कि आर ओ प्री के लिए आएगी, वो नवंबर में लॉन्च होगी, क्योंकि अभी उसमें टाइम है, दिसंबर में पेपर होना है, ठीक है। अभी जो पेपर सामने है उनकी टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यूट्यूब पर जो आपकी टेस्ट सीरीजें आ रही है जीएस वाली या अन्य जो भी आएंगी, उनको आप फॉलो कीजिएगा। और जो पहले का कंटेंट है दोस्तों, उसको भी आप जरूर देखना। ऐसे ही काफी लोग बोलते हैं कि करंट अफेयर के लिए हम क्या करें। करंट अफेयर्स के लिए मैं बार बार आपको बता चुका हूं, करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक लाइफ टाइम कोर्स है। इस करंट अफेयर्स लाइफ टाइम कोर्स में आपको जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर तक के, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2023 आपको उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं। और इस कोर्स की सबसे खासियत यह है भाई कि इसमें आपको एक ही बार फीस देनी और लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। और जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर 2023 तक के उत्तराखंड के भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे करंट अफेयर के, और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स के भी मंथ वाइज, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, आप लोग जरूर ले लीजिएगा इसको। और अपने करंट अफेयर के नोट आपने पढ़े हैं तो बस ये आपका टेस्ट जो है रिवीजन के लिए हो जाएगा बेहतरीन, और आप अपना विश्लेषण भी कर पाएंगे कि करंट में कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो इस टेस्ट को लगा लेना आप लोग। बाकी आपको जल्दी मिलूंगा मैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट क्वेरी होती है, ये जो सीरीज चल रही है टेस्ट सीरीज में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। टिल देन, जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।